नमस्कार। विभाजन गाथाएं में आपका स्वागत है। विभाजन गाथाएं में कल के संस्मरण में हम बात कर रहे थे मुल्तान की, और मुल्तान की जो आधारभूत ऐतिहासिक बातें हैं उनके बारे में हमने चर्चा की, और अंत में हम बात कर रहे थे कि किस तरह से राजा नलवा सिंह ने मुल्तान के ऊपर कब्जा किया और उसे राजा रणजीत सिंह को सौंप दिया। उसके बाद आज हम शुरू करते हैं और आइए आगे बात करते हैं मुल्तान भाग 2 की। उन दिनों यहाँ खत्री दीवान सावनमल का शासन रहा। बाद में उसके बेटों दीवान मूलराज और दीवान करम नारायण ने भी सत्ता का स्वाद चखा। दीवान मूलराज को मुल्तान का गवर्नर बनाया गया। उसके छोटे भाई को महाराजा रणजीत सिंह ने सरदार की उपाधि प्रदान की। मगर सिख शासन भी यहाँ लंबा नहीं चल पाया। अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ, शासनों के शिविर बदल गए। सरदार करम नारायण अब राय बहादुर बन गए। 1947 के बाद इस शहर में नव निर्माण का सिलसिला जारी हुआ। अब इसकी छवि पीरों दरगाहों के शहर की छवि है। भीतरी शहर के 13 प्रवेश द्वार हैं। पुराने शहर में अब भी चांदी, पीतल और कांसे के बर्तनों की कलाकारी व हस्तशिल्प का काम चलता है। 1975 में यहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ मुल्तान स्थापित हुई। बोली में अब भी यहाँ मुल्तानी भाषा सरायकी ही आम प्रयोग में चलती है। मुल्तानी खोसे यानी जूते व कसीदाकारी से सजे वस्त्रों के लिए भी यह शहर प्रसिद्ध है। औद्योगिक रूप से यह शहर अब प्रगति के पथ पर है। कराची, लाहौर, क्वेटा व फैसलाबाद से यह शहर रेल व विमान सेवाओं के माध्यम से जुड़ा हुआ है। बहावलपुर मुल्तानी संस्कृति की खुशबू यहाँ की जीवन शैली में आज भी विद्यमान है। मुल्तान, मुल्तानी संस्कृति, जीवन शैली एवं भाषा आज भी पूरे महाद्वीप में व्यापक स्तर पर फैली हुई है। भारतीय पंजाब के राजपुरा, पटियाला, अबोहर, फाजिल्का और लुधियाना, हरियाणा के कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और गुड़गांव तथा रोहतक, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, साहिबाबाद और दिल्ली के अधिकांश इलाकों में आज भी मुल्तानी संस्कृति और भाषा का प्रभाव है। इन लगभग सभी शहरों में बहावलपुरी समाज के अपने अपने संगठन हैं। आकाशवाणी जालंधर, रोहतक व दिल्ली केंद्रों से सरायकी भाषा यानी मुल्तानी भाषा के कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। इस भाषा में गजल, कविता और गद्य लेखन की पुस्तकें भी छपती हैं और शोध कार्य भी जारी हैं। हालांकि एक भाषा या बोली के रूप में इसे संवैधानिक या राजकीय मान्यता प्राप्त नहीं है। इसी मुल्तान के 3 शहरी क्षेत्र दंगों का मुख्य केंद्र बने। मुल्तान की एक सीमा राजस्थान से सटी है और दूसरी सिंध से। दोनों की संस्कृतियों पर मुल्तानी प्रभाव स्पष्ट है। 1941 की जनगणना के अनुसार इस क्षेत्र की 57% आबादी मुसलमानों की थी, जबकि 39.41% हिंदू और 1.87% सिख यहाँ पर रहते थे। यहाँ पर दंगे 5 मार्च 1947 को आरंभ हुए थे। दंगाइयों का मुख्य वर्ग मुस्लिम था। वैसे भी मुल्तान के हिंदू मिलिटेंट नहीं माने जाते थे। राजकीय स्वयंसेवक संघ की यहाँ शाखा भी थी, लेकिन उसका जनाधार ज्यादा पनप नहीं पाया। वहाँ के एक प्रमुख मुस्लिम नेता सैयद खुर्शीद अब्बास गर्देशी के अनुसार 1947 में यहाँ की शहरी आबादी लगभग 90,000 थी। हालांकि 1941 की जनगणना के आंकड़े इसे 1,42,768 बताते हैं। व्यापार पर हिंदुओं का ही मुख्य अधिकार था, मगर राजनीतिक व सांस्कृतिक क्षेत्र में मुस्लिम ज्यादा सक्रिय थे। यहाँ की सूफी परंपराएं सबको समरसता में बांधे हुए थीं। सूफी दरगाहों पर हिंदू भी भारी संख्या में जाते थे। हम लोगों को सम्मान स्वरूप पीर साहब, पीर जी कहकर पुकारा जाता था। ज्यादातर मुस्लिम जमींदार हिंदुओं के कर्जदार रहते थे। हिंदू परिवारों का मुख्य खर्च बड़े बड़े मकान बनाने व शादी ब्याह में बेतहाशा शानो शौकत दिखाने पर खर्च हो जाता था। मुस्लिम जमींदारों को भी उससे ज्यादा शानो शौकत दिखानी होती थी ताकि दबदबा व रसूख कायम रह सके, मगर वे ज्यादा कर्जदार हो जाते। धीरे धीरे कुछ मुसलमान व्यापार में भी उतरने लगे। वैसे मुल्तान में राजनीतिक गतिविधियां 1946 के चुनावों से सक्रिय हो गई थीं। पहले मुस्लिम जमींदारों का बहुमत पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी के साथ था। वह पार्टी ब्रिटिश सरकार की वफादार मानी जाती थी। उसके बाद धीरे धीरे रुझान मुस्लिम लीग की ओर होने लगा। 1947 तक यहाँ मुस्लिम लीग का कब्जा पूरी तरह से हो चुका था। कांग्रेस का भी यहाँ पर ज्यादा जनाधार नहीं था। हम लोग शिया मुस्लिम थे, मगर हिंदू परिवारों के साथ हमारे सांस्कृतिक व सामाजिक रिश्ते प्रगाढ़ थे। उन दिनों एक अंग्रेज अधिकारी ऑर्थर यहाँ का डिप्टी कमिश्नर था। पुलिस में पंजाब के अन्य जिलों का दबदबा था। अकाली नेता मास्टर तारा सिंह द्वारा पंजाब असेंबली के बाहर की गई नारेबाजी की भी यहाँ तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। पहला टकराव हमारे ही चौक बोहड़ गेट पर हुआ था। दोनों तरफों से हुई छुरेबाजी के बीच 2 लोग मारे गए थे। ज्यादातर हिंदू परिवारों व जमींदारों ने अपने आप को अपनी हवेलियों में ही सुरक्षित रखने की कोशिश की। ऐसे हालात में लीगी दंगाइयों को उनकी व्यापारिक संपत्तियों को आग लगाने, लूटने का पूरा मौका मिला।
कुछ हिंदुओं ने कड़ा विरोध भी किया और मुस्लिम संपत्तियों को क्षति भी पहुंचाई, मगर ऐसी घटनाएं ज्यादा थी जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों के परिवारों ने एक दूसरे की रक्षा की थी। उन दिनों कुछ हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन भी किया। उन्हें दीनदार मुसलमान कहा जाता था। वैसे सर छोटू राम के सुधारों ने भी व्यापारी व साहूकार वर्ग को कमजोर कर दिया था। साहूकार वर्ग में उन दिनों अपनी वसूली के लिए बरेलवी लोगों को रखने का सिलसिला शुरू हो गया था। धीरे धीरे बरेलवी ज्यादा सक्रिय होने लगे। उन्होंने भावी पाकिस्तान के सपने प्रचारित करने शुरू कर दिए। उन दिनों हमारे परिवारों के कुछ लोग व मुमताज दौलताना व आलमदार हुसैन गिलानी, बाद में जिनके बेटे यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी बने, मुस्लिम लीग में शामिल हो गए। उन्हीं दिनों सेठ कल्याणदास व उनके पूरे परिवार की हत्या के बाद दंगे उग्र रूप से भड़क गए। बस्ती 9 के क्षेत्र में ज्यादातर हिंदू मरे। हालांकि इसी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कुछ प्रतिरोध भी किया था। कुछ लोगों का मानना है कि इन दंगों को कुछ ऐसे लोगों ने भी हवा दी थी जो कर्जों में दबे हुए थे। उन्हें लगता था कि बहियों को जलाने व साहूकारों को खदेड़ने का यही सबसे बेहतर मौका है। अगर अरशद मुल्तानी के संस्मरण के अनुसार बात करें तो विभाजन से पहले मुल्तान में विभिन्न समुदायों में कोई लंबा चौड़ा मनमुटाव नहीं था। यहाँ भी दंगों की शुरुआत मार्च 1947 में ही हुई थी। पहला शख्स जो सांप्रदायिक हिंसा का शिकार हुआ था वह एक सिख था। हमारे मुल्तान में सिख वैसे ही अल्पसंख्यक भी थे। ज्यादातर गैर मुस्लिम आबादी हिंदुओं की ही थी और उसमें से भी एक बड़ा वर्ग सूफी दरगाहों में श्रद्धा रखता था। यह भी एक हकीकत थी कि उन दिनों ज्यादातर संपत्तियां हिंदुओं के ही अधिकार में थी। शायद यह भी हिंदुओं पर ज्यादा हमले का एक बड़ा कारण था। एक दूसरा कारण यह भी था कि अल्पसंख्यक होने के बावजूद हिंदू खाने पीने के मामले में मुस्लिमों से कुछ ज्यादा ही परहेज करते थे। परहेज की यह बात मुझे एक अन्य मुल्तानी नेता पंडित शांतिलाल शर्मा ने भी बताई थी। उन्होंने कहा था, हालांकि बहुत से हिंदू मुल्तानी पीरों की दरगाहों पर नियमित रूप से जाते थे और वहां सिर्फ बताशों का प्रसाद ही लेते थे, लेकिन कड़ाही प्रसाद लेने के बावजूद उसे खाते नहीं थे। इसके बावजूद आपसी सौहार्द कायम था और अधिक से अधिक एक दूसरे की मदद करने में भी किसी को कोई संकोच नहीं होता था। तो ये तो था हमारा संस्मरण मुल्तान। आज हमने आपके लिए प्रस्तुत किया मुल्तान का संस्मरण भाग 2। अगले संस्मरण के साथ आपसे फिर मिलेंगे। अनुमति दीजिए। नमस्कार।